नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ के लिए कुछ शानदार प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल के आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़, जिनका इवैल्यूएशन हम बहुत ही अनुभवी टीम द्वारा करवा रहे हैं। रिसेंटली बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इन वेबसाइट्स पर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य वीडियो की तरफ। आज की इस प्रमुख वीडियो में 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला है इंडियन पॉलिटी से, जो कि प्रीएम्बल है। बीपीएससी के कुछ ईयर्स के पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रीएम्बल, जुडिशरी, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस और पंचायती राज, इन चारों क्वेश्चन को जगल करके ऑल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो प्रीएम्बल का क्वेश्चन है काफ़ी उसको यूनिकली फ्रेम किया गया है, और इसमें एक वेलफेयर स्टेट का भी जो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। तो हम इसमें आगे चल के एक प्रीएम्बल के बारे में चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम अनक्लॉज की बात देखेंगे, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। किस तरह से जो समुद्री रेखाएं होती हैं, समुद्र में बाउंड्री होती हैं, समुद्री सीमाएं कैसे तय होती हैं। और हाल ही में इसका कॉन्टेक्स्ट ये भी देंगे कि यूएस के जो 7th फ्लीट जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुस गई थी बिना हमें बताए, तो उस पर क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, और क्या इस पर अगर बेसिक आपको पता हो तो आप इस पर और भी दूसरा आंसर लिख सकते थे। करंट अफेयर में हम देखेंगे वेटलैंड्स के बारे में, आर्द्रभूमि, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिथियम। किस तरह से लिथियम जो है आने वाले भविष्य में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर की ऊर्जा के क्षेत्र में। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में प्रीएम्बल, प्रस्तावना की जो महत्व है उसका वर्णन हमें करना है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकली थोड़ा आप इसको अगर समझेंगे तो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल क्यों इम्पॉर्टेंट है, और वो भारतीय संविधान के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर लिखना है। प्रीएम्बल के फीचर्स और नेचर नहीं लिखने लग जाना है। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मित्र जो एक रटा रटाया देखा दिखाया क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई प्रीएम्बल है, उसका नेचर, बेसिक ऑब्जेक्टिव फीचर, गांधीयन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी, इस तरह की नहीं। पहले आप क्वेश्चन को समझें कि प्रीएम्बल की इम्पॉर्टेंस, यानी भारतीय संविधान के लिए प्रीएम्बल क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीएम्बल के इम्पॉर्टेंस भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे बताएंगे। तो पहले बता देंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है, एक बेसिक बैकग्राउंड देते हुए। तो जैसे कि आपको पता है कि इट इज़ अ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का बेसिकली परिचय है। किसी भी किताब में जो पहला पेज होता है वो प्रीफेस होता है, तो इसी तरह का संविधान का यह परिचय है। और इसे जो है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह पास किया था। फाइनली वो जाकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसे एक्सेप्ट करती है तो ये बनता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेरिकी संविधान में सबसे पहली बार आ गया था। वहाँ वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की कुछ चीज़ें निकाल कर अपने प्रीएम्बल में लिखते हैं, और फिर उस प्रीएम्बल के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन को उससे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे प्रस्तावित करते हैं, बाद में ये एक्सेप्ट होता है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट हो जाता है। इसमें केवल एक बार ही अभी तक अमेंडमेंट हो चुका है, जो इंदिरा गांधी जी के समय में 42वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसने कुछ शब्द जैसे कि सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ऐसे 3 शब्दों का इसमें एडिशन किया था। और कॉन्टेक्स्ट में बाद में सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट जो है उससे कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा है, और उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इस रूप से किया जा सकता है कि कुछ उसमें हटाया ना जा सके, उसका एनरिचमेंट हो, उसका मॉडिफिकेशन हो, इस रूप से किया जा सकता है। उससे कुछ हटाया नहीं जाता, लेकिन कुछ ऐड ज़रूर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंड, यानी कि सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी शब्दों को हमने लिखा था। अगर आपके पास समय बच रहा है और अगर आपको प्रीएम्बल पूरा याद है तो यह भी आप प्रीएम्बल पूरा लिख भी सकते हैं, एक बॉडी में डायग्राम बनाकर, एक प्रस्तावना की डायग्राम बना के। तो अगर ये आपके आंसर को एक मोर विविड और एक्सप्लेनेटरी
व्यू प्रदान करने वाला है। ये बेसिकली संविधान की फिलॉसफी को, संविधान के दर्शन को भी दर्शाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़, अब इसके लिए इम्पॉर्टेंस क्या है? तो यह भारतीय संविधान के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है अथॉरिटी, यानी किन संविधान को लागू किसने किया है, किसने संविधान को लिखा है, संविधान का मालिक कौन है, इस देश का मालिक कौन है। तो वो कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग स्वयं अपना संविधान बनाकर स्वयं को ही दे रहे हैं, यानी कि हम ही बनाने वाले एग्जीक्यूटिव भी हैं, हम ही इसको मानने वाले व्यक्ति भी हैं, हम ही इसको पालन करने वाले नागरिक भी हैं। सो जो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, वो भारत के लोग हैं। और किसी भी लोकतंत्र में जो वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं, वही सर्वोपरि हैं। और ये डिफाइन करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो अधिकार का स्रोत है वो कौन है, शक्ति का स्रोत है वो वी द पीपल, यानी कि हम भारत के लोग। पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य और राज्य व्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है। और वो क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य जो है वो सोवरेन है। सोवरेन मतलब संप्रभु है। ये किसी के इशारों पर है, किसी के दबाव में, किसी की बात को मानने के लिए नहीं है। संप्रभु है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, स्वयं के हितों की रक्षा के लिए ये निर्णय ले सकता है। ये किसी के भी अधीन नहीं है, खास करके 15 अगस्त 1947 के बाद। उससे पहले जब हम एक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी थी तो हम सोवरेन नहीं थे, लेकिन आज के देश में, आज के वक्त में हम एक सोवरेन यानी कि संप्रभु राष्ट्र हैं। सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष, यानी कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, अपितु राज्य अलग अलग धर्म को अलग अलग समय पर सोशल और रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस रूप में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि राज्य जो है वो अधार्मिक है, ठीक है, एंटी रिलीजियस नहीं। इसका मतलब है कि हम हर रिलीजन को बराबर देखेंगे। इसे सर्वधर्म समभाव का भी कॉन्सेप्ट कहते हैं। भारतीय स्टेट कैसा है? यानी भारतीय राज्य जो है वो डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक है, तो भारत में जो है वो इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। हम अपने एमएलएज को चुनते हैं और फिर वो इनडायरेक्टली अपने लीडर्स को चुनते हैं। तो जो एमएलए अपने लीडर को चुनता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, और एमपी अपने लीडर को चुनते हैं वो होता है प्राइम मिनिस्टर। यानी सदन का जो नेता होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है विधानसभा में, और लोकसभा में भारत के माननीय प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, लेकिन हम चुनते हैं अपने एमपीए को। तो इस तरह से हमारा जो है डेमोक्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और रिपब्लिक का अर्थ यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक, यानी कि जो भारत गणराज्य का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा वह भी चुना हुआ व्यक्ति होगा। वो किसी एक विशेष परिवार से नहीं होगा, किसी एक विशेष खानदान से नहीं होगा। तो ये कोई क्राउन, जैसे कि ब्रिटिश क्राउन का होता है कि वंशानुगत चलते हैं, ये वंशानुगत नहीं होगा। भारत का जो सबसे प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख कहिए वो व्यक्ति भी चुना ही जाएगा, भले ही इनडायरेक्टली, लेकिन वो चुना जाएगा। और वो कोई भी व्यक्ति, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, अब दूसरी तरह से क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान निर्माताओं जो सोच रखी थी, जिस विचार से, जिस आकांक्षाओं के साथ संविधान को बनाया था, उसको भी ये दर्शाते हैं। और दर्शाते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि ये चीज़ वो हमें भारत के लोगों को या भारत की जनता को प्रदान करना चाहते थे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता। इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कि संविधान के जो मूल दर्शन को समझने में अत्यधिक मददगार होता है। इवन आप देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी किन दो आर्टिकल्स के बीच में, किन दो अनुच्छेद के बीच में इंटरप्रिटेशन में जब दिक्कतें आ रही होती है, इस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है कि एक का इंटरप्रिटेशन किसी दूसरे अनुच्छेद को ओवर पावर कर दे, तब वो प्रीएम्बल की मदद लेते हैं और ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रीएम्बल किस भावना से बनाया गया था, व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बेस्ड ऑन दैट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिसीजंस एंड द इंटरप्रिटेशंस आर टेकन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन वेरियस केसेस एज पर द वेरियस डिमांड्स ऑफ द केसेस एंड द नेचर ऑफ द केसेस। तो इसीलिए केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का मूल ढांचा भी कहा गया था। बेरूबारी केस में इसे नहीं माना गया था, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का मूल ढांचा बनाया गया और माना गया, और ये भी कहा गया कि इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन इससे आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते। ये संविधान का एक गाइडिंग लाइट है, यानी कि संविधान के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है ये प्रस्तावना। सुप्रीम कोर्ट को भी, जब मैंने पहले भी बताया कि पहले जब डिसीजन लेना होता है किन्हीं दो आर्टिकल्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी लाइट हाउस की तरह यानी कि मार्गदर्शक प्रकाश की तरह प्रीएम्बल का इस्तेमाल करके उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्विंग इंपॉर्टेंस, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, यानी कि इसे भारतीय राजनीति की कुंडली भी कहा जाता है।
की टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की कुंजी और संविधान की अंतरात्मा। तो इस तरह से इसके अलग अलग उपमाएं देकर प्रस्तावना को आप एनलार्ज कर सकते हैं। तो बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव बताता है, फिलॉसफी बताता है, वो किस तरह से भारत के लोग यानी संविधान को बनाने वाले लोग कौन हैं, व्यक्ति कौन है, और सर्वोच्च भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संप्रभु है, इन तरह की चीज़ों को दर्शाता है कौन, हमारा प्रियम्बल। ठीक है, हमारी प्रस्तावना। ये एक कंप्लीट आंसर हुआ, ना कि बजाय कि आप प्रियम्बल का नेचर और कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर लिखने लग जाएं। आपको ये बताना है कि प्रियम्बल संविधान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट दोनों आंसर में चीज़ें वही सेम है, लेकिन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है वो मैटर करता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अनक्लॉज क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे हैं, खबरों में रहे हैं, और इसके तहत समुद्री सीमाओं में जो प्रावधान है उस पर चर्चा करें। तो व्हाट इज अनक्लॉज? सो अनक्लॉज इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन था जिसे 1982 में अस्तित्व में आया था। और यह मुख्य 5 जोन यानी समुद्री क्षेत्रों को 5 बेसिक जोन में बांटता है, और उनके नाम इस प्रकार हैं कि आंतरिक जल से यानी कि इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर प्रादेशिक सागर, कंटिन्यूअस स्टेट यानी समीपवर्ती क्षेत्र, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ पर हमें खनन इत्यादि करने की जो हमारे पास विशेष अधिकार होते हैं यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, और हाई सीज यानी कि बृहद समुद्र यानी इनके आगे का जो ज़मीन है, आगे की ज़मीन नहीं भूमि यानी कि जो समुद्री क्षेत्र है, इन 4 क्षेत्रों के आगे का जो समुद्री क्षेत्र है उसे हाई सीज कहते हैं यानी कि बृहद समुद्री क्षेत्र। अनक्लोज जो है डिफरेंट लीगल स्टेटस, यानी अब इस प्रोटोकॉल के हिसाब से इन 5 क्षेत्रों में अलग अलग कानूनी और वैधानिक स्ट्रक्चर होते हैं। अलग अलग देश इसे अपने कानून के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। किस क्षेत्र पर किस देश का कानून किस हद तक लग सकता है, किस देश पर जो है उस देश का कानून ना लग के अंतर्राष्ट्रीय कानून लगेगा, यह डिफाइन करने का काम होता है अनक्लॉज का। तो समझ लेते हैं, जैसे मुझको ये समुद्र तट है, तो समुद्र तट से थोड़ा आगे तक यानी कि जो इंडेंचर तट होता है उसको बेस लाइन कहते हैं समुद्र की, वो होता है इंटरनल वाटर यानी कि आंतरिक जल क्षेत्र। यहाँ पर उस देश उस राज्य की जो लोकल वैधानिक व्यवस्था है, लोकल कानून है, उनका पालन हो सकता है। उन कानून के तहत सज़ा प्रावधान की जो है वो इसमें प्रस्तावना दी गई है। दूसरा है नेशनल टेरिटोरियल सी, यानी कि इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जो आएंगे जगह उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल सी, यानी वो भी उस देश का क्षेत्र ही है, उस देश पे उस जगह के कानून लागू होते हैं। ठीक है, उसके बाद उस लाइन से और 12 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक है कंटिन्यूअस जोन यानी कि हॉट परसूट। इस जोन को हॉट परसूट जोन भी कहते हैं, यानी कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर इस यहाँ से भाग रहा है तो इस रीजन तक अगर आपने उसे पकड़ लिया तो फिर आप अपने जेल में अपने देश में उसे बंदी बना कर रख सकते हैं, अपने कानून के द्वारा उस पर ट्रायल चलवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये जोन ये पार कर जाता है तो फिर उस देश के कानून उस व्यक्ति या किसी क्रिमिनल पर नहीं लगते, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय कानून से उसका वहन होता है। और फिर इसी बेस लाइन से जो टेरिटोरियल सी से आगे 200 नॉटिकल माइल तक जो जगह होती है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि जो है मुख्य रूप से जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि समुद्र से कुछ खनिजों को निकालना, तेल को निकालना, हमारे यहाँ इंडियन ओशन में हम मैग्नीशियम नोड्यूल्स निकालते हैं, तो ये तरह के केवल उस ही देश का अधिकार होता है, दूसरे अन्य किसी देश का उस पर अधिकार नहीं होता, और इसलिए उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंटरनल वाटर यानी आंतरिक जल क्षेत्र क्या समुद्री बेस लाइन तट रेखा से तक होती है, और इसमें उस देश की फुल सवर्निटी होती है, जैसे कि ज़मीन पे, यानी ज़मीन पे जितना संप्रभुता होता है उसी तरह से इंटरनल वाटर पर भी उस देश की उतनी संप्रभुता होती है। और इनमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इनमें होते हैं बेस, ठीक है, पोर्ट, इनलेट्स, रिवर्स, नदियाँ, यहाँ तक कि जो ऐसी झीलें जो समुद्र में जाती हैं उन झीलों पर भी वहाँ के लोकल कानून ही लागू होते हैं, उसको इनलैंड वाटर, इंटरनल वाटर भी कहते हैं। राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज इज़ नॉट अलाउड, यानी कि इनोसेंट पैसेज इस तरह का पैसेज होता है कि कोई भी शिप, कोई भी जहाज़, कोई भी बेड़ा अगर उस क्षेत्र से पास हो रहा है, और इनोसेंट पैसेज मतलब वो हमें किसी तरह से हानि पहुंचाना ना चाहता हो या पहुंचाने के लिए सक्षम ना हो, उसे इनोसेंट पैसेज कहते हैं। लेकिन वह इनोसेंट पैसेज भी इस इंटरनल वाटर से जाने या पास होने के लिए अलाउड नहीं है, उसको एक विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी इस क्षेत्र से वो आगे जाकर बढ़ सकता है। ठीक है, टेरिटोरियल सी यानी कि प्रादेशिक सागर, ये 12 नॉटिकल माइल तक होती हैं, और आपको जैसे कि पता है कि 1 नॉटिकल माइल यानी कि 1.85 किलोमीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की एक जगह होती है। और कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी और जुरिसडिक्शन जो है वो टेरिटोरियल सी में भी होती है। ठीक है, ये एयर स्पेस में भी एक्सटेंड करता है, यानी कि जो वायु क्षेत्र है, एयर स्पेस क्षेत्र यानी कि एरोप्लेन के उड़ने का क्षेत्र में भी वहाँ भी यही इसी तरह के कानून लगते हैं। कंटीजियस जोन जैसे आपने बताया हमने कि 24
ठीक है, समुद्री मील है 24 नॉटिकल माइल्स तक। और इसको जोन ऑफ हॉट परसूट भी कहते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई टेरिटोरियल वाटर में क्राइम करके किसी देश के खिलाफ अगर भाग रहा है तो जब तक वो कंटीजियस जोन में है, यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक है, उसको पकड़कर हम अपने देश में ला सकते हैं और फिर उस पर अपना कानून लगवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस वाटर को क्रॉस करता है, वो पहुंच जाता है हाई सीज़ में, और हाई सीज़ में फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, लोकल लेवल पर एडजस्टमेंट को नहीं माना जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? 200 नॉटिकल माइल तक होता है। इसमें आर्थिक जो है अधिकार होते हैं, जैसे कि समुद्र में तल खनन होता है, वाटरशेड डेवलपमेंट होता है, लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों को खोजना, रिसर्च करना, तो इन सारी चीज़ें जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होती हैं। अब भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया था, इसका नाम था भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीप शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं समुद्री क्षेत्र, यानी कि इंडस टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। इसके तहत ये कहता है कि जितने भी नॉन इनोसेंट पैसेंजर्स हैं उनको, अगर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी आकर पास हो रहे हैं, नॉन इनोसेंट पैसेंजर्स मीन्स यानी कि ऐसे लोग जो किसी सैन्य गतिविधि से जुड़े हुए हैं, यानी कि सैन्य गतिविधि हो या कोई सैन्य एक्सरसाइज हो, मिलिट्री ऑपरेशंस हो, मिलिट्री एक्सरसाइज हो, कोई मिलिट्री वॉरशिप हो, अगर वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी 200 नॉटिकल माइल के अंदर से अगर गुजरना चाहते हैं तो पूछ से पूर्व उन्हें भारत की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। यह जो कानून है ये कहता है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न ये था कि वेटलैंड कंजर्वेशन डे जो हमने 2 फरवरी को मनाया है, ये क्या है? वेटलैंड क्या होते हैं, पर्यावरण में इसकी क्या भूमिका रहती है और इस पर किस तरह की जो है चिंताएं मंडरा रही हैं, किस तरह का खतरा मंडरा रहा है, उस पर हमको चर्चा करनी है। तो वेटलैंड क्या है? वेटलैंड आर द एरियाज दैट आर सैचुरेटेड और फ्लड विद द वाटर, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो मुख्यतः अगर आप देखेंगे एक वर्ष में 4 या 4 माह से अधिक जलमग्न रहते हो, उसे हम वेटलैंड्स कहते हैं। ये मौसमी रूप से भी हो सकता है और जो है उसे बाढ़ के रूप से भी हो सकता है, नॉर्मली यानी कि परमानेंट भी हो सकता है और मौसमी रूप से भी हो सकता है। यहाँ पे जो है जल स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा रहता है और ज़मीन सतह पर रहती है जल। इसी वजह से इस यहाँ का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लैंड एज वेल एज वाटर, यानी कि भूमि और जल दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन का वहाँ पर एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और क्योंकि एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, दैट इज़ वाई इसमें क्या होता है कि इसमें अलग तरह के जीव जंतु, अलग तरह की जैव विविधता भी पाई जाती है, अलग तरह के वेजिटेशंस पाए जाते हैं, अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ये अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम, एक अलग पारिस्थितिकी का निर्माण होता है और इसलिए हम इसे वेटलैंड्स कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये 1971 रामसार ईरान में एक जगह है, उसी के रामसार में जब ये शुरू किया गया था तो रामसार कन्वेंशन, और इसीलिए आपने सुना होगा रामसार साइट्स, ऐसी साइट्स जो एंडेंजर्ड है, जहाँ जो ऐसे वेटलैंड्स एरिया हैं जो धीरे धीरे उन पर जो खतरा मंडरा रहा है वो सूखती जा रही है, उनको रामसार साइट डिक्लेयर किया जाता है ताकि उस देश का ध्यान उन जगहों पर पड़े और उसका पुनर्डेवलपमेंट, पुनर्जागरण हो सके। इनलैंड वाटर्स इंक्लूड मार्चेस, पॉन्ड्स, लेक्स, फ्लड प्लेन्स एक्सेट्रा। तो जो इनलैंड वेटलैंड्स है, यानी कि 2 तरह के वेटलैंड होते हैं, एक होते हैं जो अंतर्देशीय वेटलैंड और एक होता है कोस्टल वेटलैंड। तो अंतर्देशीय जाहिर सी बात है कि समुद्र के अलावा जो वेटलैंड्स है, जैसे कि जहाँ पे दलदल हो गया, कीचड़ हो गया, लेक्स हो गए, झील्स हो गए, फेंस हो गए, नदियों के सोते हो गए, छोटी छोटी नदियाँ हो गई, उनके अलग अलग सहायक नदियाँ हो गई, उन सब चीज़ को हम कहते हैं कि जो इनलैंड यानी अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, और कोस्टल वेटलैंड यानी कि जो तटीय आर्द्रभूमि है उसमें दलदल, मुहाना, मैंग्रोव के जंगल, लगून, प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ्स, इन सारे चीज़ों को मिलाकर वो बनते हैं जो है कोरल वेस्टलैंड यानी कोस्टल वेस्टलैंड। फिश पॉन्ड, रिच पैडीज एक्सेट्रा जो है वो ह्यूमन वेटलैंड्स यानी कि मानव निर्मित वेटलैंड का क्या पार्ट हो गया? तो फिश पॉन्ड हो गया, राइस पैडीज, सैल्ट पेटर्स एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंस, अब वेटलैंड्स का भारतीय इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंस क्या होता है किसी भी इकोसिस्टम में? तो ये जो होते हैं हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। हाईली प्रोडक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें ज़मीन भी है, पानी भी है और ऊपर से सूर्य की रोशनी भी है। तो इसमें तीनों तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने के कारण ये जो जगह होता है वो हाईली प्रोडक्टिव होता है। यहाँ पर जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो होती है अपने चरम पर होती है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें विश्व भर की 70% फिश हार्वेस्टिंग इसी वेटलैंड एरिया से की जाती है। रोल इन इकोलॉजी यानी कि इन जो इकोलॉजी में काफ़ी प्रबल भूमिका निभाते हैं, जीवों के विकास के लिए आदर्श है। ठीक है, जो एक खाद्य श्रृंखला यानी कि आइडियल फूड चेन और फूड वेव का निर्माण यहाँ पर होता है, जो कि आगे चलकर उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड द एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। वेटलैंड
के रोगाणु, पौधे और वन्यजीव पानी ट्रेजा सल्फर यानी कि जो वैश्विक साइकिल होते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सारे जो वेटलैंड्स के जो अलग अलग जीवाणु और परमाणु होते हैं वो इसमें मदद करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में, केमिकल साइकिल में, ऑक्सीजन साइकिल में। इस तरह से एक कंप्लीट ऑल अराउंड डेवलपमेंट एज वेल एज कोऑपरेशन होता है आज के समय में। उनका मुख्य काम यह भी होता है कि जो कार्बन, विश्व भर से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको स्टोर करना, उसको सिंक करना, ठीक है। तो वे जो है वनस्पति समुदाय और मिट्टी के कार्बन का भंडारण करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो वनस्पतियाँ होती हैं, वहाँ जो वनस्पतियाँ उगती हैं वो जो है उनकी वनस्पतियों के समुदाय जो हैं वो कार्बन को स्टोर करती हैं। इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एज वेल एज हैबिटेट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हैबिटेट यानी कि भूमिका, यानी महत्वपूर्ण आवास भूमिका में भी ये काफ़ी कार्यरत होते हैं। एक अलग से हैबिटेट बनाते हैं जिससे माइग्रेशन होता है, बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, एक पूरी का पूरी जैव विविधता इससे आगे बढ़ती है। और जितनी ज़्यादा जैव विविधता हमारे पर्यावरण में रहती है, हमारा पर्यावरण उतना ही ज़्यादा समृद्ध और सुदृढ़ दोनों होता है। और इसकी इम्पोर्टेंस आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि मोर देन 1 पीपल यानी 1 बिलियन, 1 अरब लोगों से अधिक भी इस वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि पर पूर्णतः या अंशतः आश्रित हैं अपने जीवन यापन के लिए। 40% यानी विश्व की 40% से ज़्यादा स्पीसीज़ यानी कि प्रजातियां आर्द्र भूमि और उसके आसपास रहती हैं। और इसका एक यह भी इम्पोर्टेंस है, यह भी एक फ़ायदा है कि जो अलग से पानी है, बाढ़ वगैरह के समय आने वाले पानी को ये मुख्य लैंड पर या मुख्य लैंड मास पर ना बहने के बजाय वेटलैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं, जिससे बाढ़ का जो प्रकोप है वो जो ज़मीनी मैदानी इलाकों पर ना पड़ के इन वेटलैंड्स में जो है कंजर्वेशन हो जाता है। और दूसरा जो फ्लड यानी बाढ़ का पानी जो भयावह हो सकता है, ज़मीन में काट सकता है, ज़मीन में कटाई कर सकता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, वो सारे का सारा पानी जो है इन वेटलैंड्स में स्टोर हो जाता है और एक नेचुरल चैनल्स और नेचुरल एक्वाफायर्स की तरह काम करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सिटीज़ में जो फ्लैश फ्लड आते हैं उसका एकमात्र कारण यह भी होता है कि जो ओरिजिनल उनके वेटलैंड्स है उन जगहों पर उन्होंने भर कर ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके नई नई बिल्डिंग बना दी है, तो पानी निकासी की जगह ही नहीं रहती और इसी वजह से शहरों में फ्लैश फ्लड्स आते हैं। 2006 में जो आप देखा होगा मुंबई में फ्लड्स आए थे और 2016-17 के आसपास जो है चेन्नई फ्लड्स, दोनों इसी कारण से आए थे। अब इन पर खतरे क्या क्या हैं, तो जैसे हमने पहले बताया अतिक्रमण, लोग इन पर अतिक्रमण करके, मिट्टी भराई करके, सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करके, उन्हें करप्शन, भ्रष्टाचार करके इन जगहों का हथियार लेते हैं, इनमें ज़मीन करके नई नई बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो पानी स्टोर करने की जो पानी निकासी की जगह है वो ख़त्म हो जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो जैव विविधता है वो भी कम होती है और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि जो फूड चेन, फूड वेब जो बनता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वहाँ से निकल जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी भी लूज़ होती है, जो कि आगे चलकर पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अर्बनाइजेशन हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जैव विविधता को नुकसान होता है। ओवर एग्रीकल्चर, अत्यधिक अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं उससे क्या होता है, सेलिनाइजेशन हो जाता है। अत्यधिक एग्रीकल्चर भी बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार के खतरे हैं उन पर, वेटलैंड्स पर। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि लिथियम इज द न्यू ऑयल, कमेंट, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो कालखंड है उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था में आज के समय में जो तेल, जो 1990 के दशक में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, आज के दशक का जो आज के समय का तेल जो है वो लिथियम है। तो इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं कि लिथियम, हाउ लिथियम इज़ द न्यू ऑयल, यानी आपको ये कंसिडरेट करना है कि ऑयल इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑयल इंपॉर्टेंट है, एक क्योंकि वो फ्यूल है, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है, दूसरा कि वो इकोनॉमी भी मेंटेन करता है। तो हमको ये बताना है कि लिथियम जो है वो किस तरह से ऊर्जा का स्रोत है और किस तरह से अलग अलग देशों की इकोनॉमी को वो इम्पैक्ट कर सकता है। और जब हम ये दोनों बता देंगे तो इसको अपने आप प्रमाणित हो जाएगा कि लिथियम जो है वो नई दुनिया का नया ऑयल है। तो पहले बैकग्राउंड दे देंगे भाई लिथियम क्या है। तो लिथियम जो है जिसकी खोज 1817 में हुई थी, एक नरम और सफ़ेद धातु है। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल। इट इज़ द लाइटेस्ट मेटल एंड द लाइटेस्ट सॉलिड मेटल, सबसे हल्का और जो है ठोस, यानी कि हल्के में मेटल में जो ठोस अगर कोई मेटल है तो ये है लिथियम। 50% यानी कि सारी विश्व का, समग्र विश्व का 50% जो अगर लिथियम कहीं मिलता है तो मिलता है साउथ अमेरिका में। वो भी एक जगह है जिसका नाम है लिथियम ट्रायंगल, जिसमें 3 बेसिक कंट्री हैं, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। तो आप मैप को याद करिए, ठीक है, साउथ अफ्रीका का जो मैप होता है तो यहाँ पर जो है वो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, ये एक ट्रायंगल बनता है
ये ट्रायंगल को कहते हैं लिथियम ट्रायंगल, और विश्व का 50% यानी कि आधा, लगभग आधा इन 3 देशों से ही आता है। और इसीलिए जब हम आगे देखेंगे तो इन तीनों की अर्थव्यवस्था में भारी इजाफा हुआ है, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि लिथियम जो है वो आने वाले वर्षों का नया ऑयल है। और इसीलिए जो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ +1 रशिया, जो ऑयल ऑर्गेनाइजेशन और ऑयल कंजम्पशन और उनके प्रोडक्शन पे ध्यान रखते हैं, मांग ऐसी उठ रही है कि एक ऐसी संस्था भी बने जो लिथियम के एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, रिफाइनिंग वगैरह पर एक ध्यान रखे और सबको जो है वो बराबर मिल सके। ये एक रीज़न है ओपेक के तर्ज पर ऐसा ही एलपेक बनाने का, जो आगे हम देखने वाले हैं। इट इज़ हाईली रिएक्टिव। अब लिथियम की बात करें तो क्या है, वो अत्यंत ही ज्वलनशील होता है और रिएक्टिव भी होता है, अल्कैली इन नेचर होता है, और किसी वजह से क्या होता है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग उसके प्रॉपर्टी की वजह से उसकी जो विस्तृत श्रृंखला पर उसका उपयोग हम किए जा सकते हैं। तो यूजेस क्या क्या है, तो अलॉय बनाने में, मिश्र धातु बनाने में। अब लीड और लिथियम और एल्यूमिनियम को मिला के हम बनाते हैं सॉफ्ट वाइट मेटल जिसे कहते हैं। वाइट मेटल कहाँ यूज़ होता है, तो एरोप्लेन्स के पार्ट में। उसी तरह से लीड, लिथियम और मैग्नीशियम को मिलाकर हम बना सकते हैं आर्मर शील्ड। थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया में भी इसका यूज़ हो सकता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लिथियम यूज़ होता है। जितनी भी बैटरियाँ बनती है उसमें लिथियम यूज़ होता है। और आज के ज़माने में जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम हो, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज चाहिए। और बैटरीज किससे बनती हैं, तो लिथियम से। तो जाहिर सी बात है लिथियम का डिमांड जो है आने वाले समय में ऑयल से ज़्यादा होने वाला है एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल, बेसिकली इन द ट्रांसपोर्ट रीजन। लिथियम ऑक्साइड इज़ यूज इन स्पेशल ग्लासेस, तो अलग विशेष तरह के कांच बनाने में लिथियम का यूज़ होता है। लिथियम स्टेरेट बनता है, लिथियम हाइड्राइड को बनाया जाता है, जो और खास करके इससे दवाएं बनाई जा सकती हैं जो अवसाद रोग से इलाज करने के लिए, डिप्रेशन वगैरह में यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाकर लिथियम हाइड्राइड जो उसको फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और लिथियम क्लोराइड का जो है, तो ये एक पीटी के लिए भी प्रश्न हो गया कि लिथियम क्लोराइड का जो यूज़ है वो डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। आज का दिन में जो प्रेजेंट वर्तमान सिनेरियो क्या है, तो वर्ल्ड इज, जो विश्व है जो क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना करके जो जीवाश्म ईंधन है उसको छोड़कर हम बढ़ रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ क्लीन एंड ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। और उस एक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो एक रिमार्केबल, एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चाहिए इलेक्ट्रिक बैटरीज जो कि लिथियम से बन रही हैं। और इसी वजह से आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट सरकारें जो हैं वो अभी तमिलनाडु हो गया या बिहार हो गया, ऐसे क्षेत्रों ने धीरे धीरे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया है। और उस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी अपनाने से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचार होगा। और जैसे जैसे मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगी, लिथियम आयंस का डिमांड होने वाला है, तो चाइना इसको प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन इससे एक बात और भी है कि इसे आगे देखकर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वर्तमान परिस्थिति में कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। चाइना की जो कंट्री है, एप्पल जो की देश है, वो भी क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं फॉस्फेट बैटरीज बनाने में। जैसे कि आपको पता है एप्पल मोबाइल की कंट्री है, अलग अलग फॉस्फेट बैटरीज बनाने में इसका यूज़ कर रहे हैं। चाइना की जो कंट्री है बाइडू, वो भी कार बनाने में इसका यूज़ कर रही है। अभी टेस्ला की कंपनी, इलॉन मस्क की कंपनी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने की बात कर रही है। भारतीय रोड और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की बात कर रहे हैं। तो उन सब में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज लगने वाली हैं। और वो सारी बैटरीज अगर लिथियम से बनेंगी तो लिथियम का भी डिमांड जाहिर सी बात है बढ़ने वाला है। और इसलिए लिथियम को जो है न्यू ऑयल भी कह सकते हैं। रिसेंट इसमें सो दैट लिथियम हैज़ हिट 1.3 मिलियन, यानी कि 1.3 मिलियन जो इसका डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुका है कंपैरिजन टू 5 टाइम्स, यानी कि प्रेजेंट डिमांड से इसका डिमांड जो है वो 5 गुना और बढ़ जाएगा आने वाले दशक में। यानी कि इसका डिमांड जो है 5 गुना, क्या अगर आप और इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो ये 15 गुना के आसपास बढ़ने वाला है, जिस तरह से आर्थिक वृद्धि हो रही है। लिथियम रिच नेशंस, वो देश जहाँ लिथियम की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लिथियम की वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, वो देखने वाले हैं। जैसे खास करके चिली का अगर एग्जांपल लें तो सिर्फ लिथियम बेचने से उसे 2018 में $1 बिलियन का जो है वो राजस्व आवक हुआ था, रेवेन्यू इनकम हुआ था। और इसी से आप देख सकते हैं कि जो आज का जो ऑयल क्यों इम्पॉर्टेंट था। ऑयल इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि पहला तो वो क्या था, फ्यूल था। दूसरा, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत सारे पैसे मिलते थे और पूरी इकोनॉमी को वो मेंटेन करता था। जैसे भारत जैसे देश में हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जिससे हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है एक लार्ज चिंक, यानी बड़ा जो वित्तीय घाटे का एक लार्जर हिस्सा जो है हम पेट्रोल और ऑयल इंपोर्ट में लगा देते, तो हमारी इकोनॉमी में फ़र्क डालता है। लेकिन अगर लिथियम को हम घर पर एक्सट्रैक्ट करके लिथियम से चीज़ें बना सकें
तो हमारा ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा और हम अपना सारा का सारा पैसा जो है गरीब कल्याण में और विकास में लगा सकते हैं, जिससे कि आगे चल के हमें जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो सपना है उसे भी पूरा किया जा सकता है। और इसी वजह से लिथियम यस इंडीड वास्तव में आज के ज़माने का एक नया ऑयल है, क्योंकि हमने ये देखा कि कैसे उसकी उपयोगिता ज़्यादा है और उपयोगिता ज़्यादा होने के कारण डिमांड भी बढ़ रही है और डिमांड होने के कारण पैसे भी मिल रहे हैं। तो जो कि नॉर्मल ऑयल के साथ 1990 के दशक में हो रहा था, वो आज लिथियम और उसके साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल दोनों ही चीज़ें आपस में चले। लेकिन लिथियम की एप्लीकेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लिथियम का डिमांड अपने आप बढ़ गया है और समय यह आ गया है कि जैसे ओपेक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, लिथियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में भी ग्रुप बने कि अन्य रूप से, यानी कि सबको बराबर मात्रा मिले, कोई अपने हिसाब से ज़्यादा दोहन ना कर सके, ताकि उसकी भी सस्टेनेबिलिटी पूरी दुनिया में बनी रहे। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चंस। आपसे मिलेंगे फिर एक नए सेट्स ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम एंड स्टे सेफ।